अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर ही बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी, मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोस लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लवर्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का टॉपिक है हमारा नेहरू रिपोर्ट। ये भी यूनिट 2 के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट में हुआ क्या था, थोड़ा सा पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको, जिससे पिछली वाली वीडियो गुजरी थी मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म की, मैं उसका लिंक यहाँ टॉप पे लगा देती हूँ। आई का साइन शो हो रहा होगा, अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ से आप वीडियो देख लें। उस वाले टॉपिक के अंदर मैंने ये बताया था कि इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक ऐसी किताब होती है जो एक मुल्क को चलाती है। ठीक है, हर मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। यूके का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का भी है, पाकिस्तान का भी बन चुका है कॉन्स्टिट्यूशन, और बाकी कंट्रीज में भी मौजूद है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में ये बताया जाता है कि कौन से लोग वोट कर सकते हैं, लोगों के क्या राइट्स हैं, गवर्नमेंट के इदारों में कौन से लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो एक कंट्री को चलाने के काम आ सके वो सारी इन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद होती है। ठीक है, और हमारा जो मुल्क है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो इसीलिए उस वाले टॉपिक में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक समझ ले बात स्टार्ट कर ली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ, एक बंदा जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू, उन्होंने इंडिया के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कुछ पॉइंट्स रखे, यानी कि नेहरू रिपोर्ट ने इंडियंस लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनवाना चाहिए था उस कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ गया ना कि जो मोतीलाल नेहरू है ये हिंदू हैं। इसी वजह से इन्होंने मुसलमानों के हक में कोई बात नहीं की थी जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स डाले थे इस नेहरू रिपोर्ट में। तो आइए हम इसी को जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट ने इसमें क्या क्या बातें बोली। नेहरू रिपोर्ट की तस्वीर भी आपको दिखा देती हूँ नेट से। यहाँ मैं गूगल पे आके लिख रही हूँ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जब मैंने गूगल में लिखा ना, यहाँ पे मैं तस्वीरों की ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ये वो बंदे हैं जिनका नाम है नेहरू। ये उनकी ओरिजिनल और असली तस्वीर है नेहरू की। ठीक है, इन्हीं का नाम है मोतीलाल नेहरू। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, तो नेहरू रिपोर्ट में ना आपने तस्वीर देख ली उस बंदे की, मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दी। अब इसके इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें बताना है कि जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में बना था। ये was the first attempt by the Indians to propose a constitutional framework for the Indians. Propose का मतलब है to make। आपने इसमें बताना है कि नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में बनाई गई, ये एक पहला स्टेप था जो इंडियंस ने लिया, यानी कि हिंदूज और मुसलमानों ने लिया इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब है कि इस नेहरू रिपोर्ट ने ना कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स बता दिए थे कि इंडिया का अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो उसमें ये पॉइंट्स डाले जाएंगे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक फ्रेम खड़ा कर दिया इस नेहरू रिपोर्ट ने। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कमेटी लेड बाय द मोतीलाल नेहरू। ये जो कमेटी बैठी हुई, ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, इसमें लीडर थे मोतीलाल नेहरू। इन मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, एक कमेटी रखी जिसमें बहुत से ग्रुप के लोग थे। ठीक है,
उनसे बात की कि आप क्या चीज़ डलवाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और ख़ुद भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें डलवाई कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि इस नेहरू रिपोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो सारी चीज़ें इस कमेटी के साथ हेल्प लेके डलवाई थी इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट है ना, कौन से पार्टी के अंदर बना था? कांग्रेस की पार्टी से, कांग्रेस। मैंने आपको शुरू में वीडियो के अंदर बताया था कि इंडिया में ना दो मेन पार्टीज थी जो मेन रोल अदा करी है, कांग्रेस की पार्टी है, दूसरी है मुस्लिम लीग। मैं सारा कुछ इसलिए दोहरा दे दी ना ताकि आप लोगों के माइंड में दोबारा से चीज़ें आ जाए। कांग्रेस पार्टी किसकी थी? हिंदूज की पार्टी थी। मुस्लिम लीग पार्टी किसकी थी? मुसलमानों की पार्टी थी, ठीक है। तो इसी कांग्रेस की पार्टी के अंदर मोतीलाल नेहरू और उनके ग्रुप के कुछ लोग, जो कमेटी थी, उन्होंने मिल के इस नेहरू रिपोर्ट को बनाया, ठीक है। ये यहाँ तक बात आपने जान ली। द रिपोर्ट एम टू सजेस्ट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर द ब्रिटिश रूल। हाउएवर, आपने बताना है कि इस रिपोर्ट के अंदर एम यानी कि मकसद क्या रखा गया। इस रिपोर्ट का मकसद ये था कि गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया जाए जिसमें हिंदुओं के राइट्स ज़्यादा से ज़्यादा डाले जा सकें, ठीक है। However, लिखने के बाद यहाँ पे आ रहा है मुस्लिम्स वर अनहैप्पी विद इट बिकॉज इट डिड नॉट प्रोटेक्ट देयर पोलिटिकल राइट्स प्रॉपरली। मुसलमान मोतीलाल नेहरू के इस नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थे क्योंकि मुसलमानों को लगता था कि मोतीलाल नेहरू ने सारे राइट्स सिर्फ हिंदूज़ के लिए मांग लिए हैं और हिंदूज़ के लिए ही सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डलवाने की बात की है, और हम मुसलमानों को कम्प्लीटली नेहरू रिपोर्ट ने इग्नोर कर दिया है। क्योंकि ज़ाहिर बात है नेहरू रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा था कि मुसलमानों के लिए कोई बात उसमें डली हुई नहीं थी। ये चीज़ आपने इंट्रोडक्शन में बता दी। फिर मीनिंग आपने देना है नेहरू रिपोर्ट का, इसका भी इसी तरह आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, मीनिंग को अलग से, फिर नेहरू रिपोर्ट को अलग से। मीनिंग आपने देना है कि रिपोर्ट का क्या मतलब है। आपने बताना है कि रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है दैट गिव सजेशंस और रिकमेंडेशन। यानी कि रिपोर्ट का मतलब है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कुछ बातें लिखी गई हैं, सजेशंस लिखी गई हैं कि अपकमिंग डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे बनने क्या वाला था? मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था। अब याद रखें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा ना, ये परमानेंट होएगा। यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 1928 के ज़माने से जो बनेगा, ज़ाहिर बात है इंडिया में आज भी एग्जिस्ट करेगा और पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब देख लें कितना ज़्यादा असर पड़ेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से। इसीलिए आप याद रखें, मुसलमान बड़ा डर गए थे इस नेहरू रिपोर्ट से, क्योंकि इस रिपोर्ट ने क्या किया, आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को बता दिया कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि रिपोर्ट का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आने वाले फ्यूचर डॉक्यूमेंट को मशवरे देगा कि आपको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को बनाना है, ठीक है। यानी कि इन्हीं डॉक्यूमेंट से फ्यूचर का डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, यानी कि फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। नेहरू रिपोर्ट में हमने बताना है कि एक प्रपोजल है फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रिपेयर्ड बाय इंडियन लीडर इन 1928। आपने बताना है नेहरू रिपोर्ट एक प्रपोजल है, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी बातें लिखी गई हैं जिसकी मदद से फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बताएगी, और उसको जिसने बनाया है उसके बारे में बताना है कि किसी इंडियन लीडर ने, आप चाहें तो मोतीलाल नेहरू का नाम भी दे सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने इसको 1928 में बनाया था, ठीक है। जब आप ये बातें बता देना, फिर उसके बाद ठीक है, जब आप ये सारी बातें बता देना, फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग पे मूव कर जाना है। नेक्स्ट हेडिंग आती है डेफिनेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट की। दोबारा से जो बातें आपने मीनिंग में दी होती हैं दोबारा से उसमें बता दें कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो एक डॉक्यूमेंट है जो इस मकसद के लिए प्रिपेयर हुआ, बनाया गया, ताकि अपकमिंग गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेट किया जा सके। यानी कि इस नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया, चीज़ें बता दी कि मुल्क में किस तरह का निज़ाम होएगा, गवर्नमेंट कैसी होगी। इसी नेहरू रिपोर्ट की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट सिस्टम को चलाया जाएगा। जो मैंने शुरू में बता दिया था कि जिस भी मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि गवर्नमेंट को उन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हम चला सकें, सही है। तो ये बात यहाँ लिखी गई है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इंडियन लीडर्स ने इसलिए बनाया ताकि गवर्नमेंट को चला सकें, ठीक है। बट इट इग्नोर्ड द मुस्लिम डिमांड्स फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट ने एक चीज़ गलत करी कि मुसलमानों के काफ़ी सारे राइट्स गायब कर दिए, ख़ास तौर पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाले राइट्स तो कम्प्लीटली गायब कर दिए, जिसके लिए मुसलमानों ने मुसलसल इसके लिए लड़ाई की। आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो हर जगह पे ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जिक्र बार बार आया था कि मुसलमानों को सेपरेट वोटिंग की ऑप्शन दी जाए।
सेपरेट उनके लिए एक सिस्टम हो। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट ने उस सिस्टम को कम्प्लीटली खा गया, जिक्र ही नहीं किया रिपोर्ट में, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो रिपोर्ट उसने दी है इसी रिपोर्ट से आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, तो इसने वो चीज़ डाली ही नहीं जिसकी वजह से मुसलमान खुश नहीं थे इनकी इस रिपोर्ट से। फिर आपने बैकग्राउंड देना है नेहरू रिपोर्ट का। इसमें ज़ाहिर बात है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म आएगा, जिसका मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की, क्योंकि इसी के अंदर बेसिकली ये चीज़ हमने जानी कि अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी हिस्ट्री अगर देखें ना इस टॉपिक की, मैं थोड़ा सा दोहरा देती हूँ टॉपिक। इस टॉपिक में हुआ ये था ना कि जो इससे पहले की बात करें, इससे पहले एक टॉपिक आया था लखनऊ पैक। लखनऊ पैक अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसका मैं लिंक यहाँ टॉप पे लगा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। लखनऊ पैक में क्या हुआ था कि पहली दफ़ा हिंदूज़ एंड मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे। वो एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए मिलके चल रहे हैं कि जो ब्रिटिश की हुकूमत है, जिन्होंने अंग्रेज़ जो है जिन्होंने आगे इंडिया पर कब्जा कर रखा है, गवर्नमेंट के इदारों पर कब्जा करके रखा है, उनसे जाके वो अपना हक मांग सकें ज़्यादा। यानी कि ब्रिटिश लोगों ने इनको राइट्स तो दिए हुए हैं हिंदूज़ और मुसलमानों को कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, लेकिन हिंदूज़ और मुसलमान जानते थे कि वो ज़्यादा राइट्स ब्रिटिश लोग इनको नहीं देंगे। इसलिए लखनऊ पैक में उन्होंने डिसाइड किया हिंदूज़ एंड मुसलमानों ने कि हम लोग मिल के एक दूसरे के साथ टीम बना के ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों पे जोर देंगे कि हमें ये गवर्नमेंट में ज़्यादा हिस्सा दें। इसीलिए अंग्रेज़ों ने जब देखा कि ये जो हिंदूज़ हैं जो मुसलमान हैं ये हम पे जोर डाल रहे हैं कि हमें इन्हें ज़्यादा सीट्स दें गवर्नमेंट में, ज़्यादा जगह दें गवर्नमेंट में, तो इस ब्रिटिश ने क्या किया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म ईजाद किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि इंडियंस को यानी कि हिंदू और मुसलमानों को हम ज़्यादा सीट्स देंगे। और इसी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने डायरार्ची सिस्टम को ईजाद किया, जिसने क्या किया कि पहले क्या होता था कि एक ही गवर्नमेंट थी जिसके अंदर प्रोविंसेस और बाकी की गवर्नमेंट्स भी आ जाती थी, यानी कि प्रोविंसेस में ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन डायरार्ची सिस्टम से क्या हुआ कि मेन गवर्नमेंट के साथ साथ जो छोटे प्रोविंसेस हैं जो इंडिया के अंदर मौजूद है उनके अंदर भी गवर्नमेंट बना दी गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के सिस्टम को फैला दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स हिंदू और मुसलमानों को भी दी जा सकें, यानी कि इंडियंस को दिए जा सकें। ठीक है, और फिर इस मोंटेग्यू रिफॉर्म की वजह से ये नेहरू रिपोर्ट ईजाद हुआ, क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया, फ्यूचर में आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ पॉइंट्स डाल दिए कि गवर्नमेंट के सिस्टम को किस तरह वर्क करना चाहिए, कितने मुसलमान कहाँ बैठेंगे, हिंदूज़ कहाँ बैठेंगे, कितनी जॉब्स होंगी, क्या ऑप्शंस इनके पास होंगी, कौन सी सीटें होंगी, किस तरह वोट देंगे। तो ये सारी मालूमात इस नेहरू रिपोर्ट में लिख दी गई थी। इसीलिए मैंने ये सारी हिस्ट्री दोहरा दी ताकि आपको अच्छे से मोंटेग्यू के बारे में समझ लग जाए। अब यहाँ में मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, आप चाहो तो जितना कुछ भी मैंने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को ऊपर बताया वो सारा का सारा इसमें दे सकते हो, इवन लखनऊ पैक भी इस पर लिख सकते हैं आप लोग। फिर आता है साइमन कमीशन जो कि 1927 में हुआ। British sent a commission, Simon Commission, to suggest reform, but it had no Indian members, which angered Indians. Indians decided to prepare their own report for constitution, led by Motilal Nehru. अब यहाँ पे थोड़ा सा हम साइमन कमीशन को समझते हैं। अब हुआ पता है क्या कि जो अंग्रेज़ है ना उन्होंने सोचा कि हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब साइमन कमीशन जो था समझ लिया एक डिपार्टमेंट है अंग्रेज़ों का। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, अब जब हिंदूज़ ने और मुसलमानों ने महसूस किया, हिंदूज़ ने और मुसलमानों ने जब ये महसूस किया कि उस डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट में किसी किस्म का हिंदू बंदा नहीं है, किसी किस्म का मुसलमान बंदा नहीं है जो कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके, तो ये चीज़ जो है हिंदूज़ को और मुसलमानों को यानी कि इंडियंस को अच्छी नहीं लगी। इसीलिए सेकेंड लाइन में लिखा गया कि इंडियंस ने डिसाइड किया कि वो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यानी कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खुद से ही एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जो कि तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें सारी यहाँ लिखी हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है मुस्लिम कॉन्सर्न। Muslims were worried that majority Hindus would dominate politics. They wanted separate electorates and protections of the minority rights. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हिंदूज़ की जब इन्फॉर्मेशन मुसलमानों को पड़ी कि ये अपने लिए खुद से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ये चीज़ मुसलमानों को इसलिए डरा रही है क्योंकि वो जानते थे कि हिंदूज़ तादाद में ज़्यादा हैं, तो वो हर गेज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुसलमानों के लिए किसी किस्म की
जो है राइट्स नहीं डालेंगे, ख़ास तौर पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाले राइट्स तो बिल्कुल ही इस नेहरू रिपोर्ट ने गायब ही कर दिए थे। मुसलमानों के जो मेन राइट है, जिसके लिए इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ करी, इतनी मेहनत करी, वो सारी की सारी गायब कर दी इस नेहरू रिपोर्ट ने, जो कि बहुत गलत हरकत थी। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है मेन फीचर्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। आपने क्वालिटीज़ बतानी है कि इस नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें लिखी गई थी इस नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है, वो चीज़ें आपने इसकी फीचर्स में बतानी है। तो पहला पॉइंट आपने देना है डोमिनियन स्टेटस। इंडियन शुड बिकम सेल्फ गवर्निंग अंडर द ब्रिटिश क्राउन सिमिलर टू कनाडा। इस नेहरू रिपोर्ट में ऑफ कोर्स ये बताया गया कि इंडिया जो है खुद को चला सके, लेकिन उसके ऊपर एक ब्रिटिश क्राउन मौजूद हो, जैसे कि कनाडा में है। कनाडा एक मुल्क है जो खुद को तो चला रहा है, लेकिन ब्रिटिश का जो क्राउन है, यानी कि जो अंग्रेज़ यानी कि यूके के जो लोग हैं, मेन जो उनका गवर्नमेंट सिस्टम है, वो हेड रहेगा, लेकिन कनाडा खुद को खुद ही चला सकेगा। ये चीज़ इस नेहरू रिपोर्ट में डाली गई, ठीक है, क्योंकि अगर आपने यूके का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, ऑफ कोर्स आपने नहीं पढ़ा होगा, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है ना कि वहाँ पे एक ब्रिटिश क्राउन है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन है। ब्रिटिश क्राउन क्या होता है, वहाँ पे किंग्स एंड क्वींस होते हैं। अभी भी वहाँ पे यूके के अंदर किंग्स एंड क्वींस जिंदा है, उनका वहाँ पे अभी भी किंग्स क्वींस का सिस्टम अभी भी चलता है यूके में। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो ब्रिटिश के सिटीजन्स हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप लोगों को ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही रहना पड़ेगा, यानी कि जैसा ब्रिटिश क्राउन कहेगा वैसे ही यूके के सिटीजन्स को बात माननी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पे बात बताई गई है कि कनाडा अपने आप को चला तो रहा है एक अलग मुल्क की तरह, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का उन पर कंट्रोल रहता है। वैसे ही इंडिया के अंदर भी ये बताया गया है कि ब्रिटिश क्राउन बेशक हम पे कंट्रोल रखे, लेकिन इंडिया अलग से खुद को चला सके। ये चीज़ हमने इस पॉइंट में सीखी। फिर आता है सिंगल इलेक्टोरेट, प्रपोज्ड वन कॉमन इलेक्टोरेट फॉर ऑल इंडियंस इग्नोरिंग सेपरेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे वो मेन पॉइंट है जिसकी लड़ाई लगी है मुसलमानों की, कि इस नेहरू रिपोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ एक ही सिंगल इलेक्शन प्रोसेस रखवा दें, यानी कि एक ही सिंगल जो है पार्टी बन जाए। जैसे कि यहाँ पे ना अलग से कांग्रेस की पार्टी है, फिर मुस्लिम लीग की अलग से पार्टी है, ये लोग अलग से वोट दे सकते हैं, बाकी मुस्लिम लीग की पार्टी को लोग अलग से वोट दे सकते हैं। बट यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट क्या करें, तो पार्टी को भी उन्होंने गायब कर दिया, ऊपर से वोटिंग सिस्टम को भी हटा के कह दिया कि एक सिंगल वोटिंग मेथड आ जाए और एक ही इलेक्टोरल यानी कि एक ही पार्टी हो। यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने नेहरू रिपोर्ट ने इसी तरह की हरकत करी है कि वो मुस्लिम लीग को, और साथ में जो मुस्लिम लीग को वोट जो जाते थे, जो वोटिंग सिस्टम था, वो भी उन्होंने ख़त्म कराने की कोशिश की और कहा कि इलेक्टोरल सिस्टम कम्प्लीटली एक कर दिया जाए, यानी कि जो मुसलमानों को जो बड़े मुश्किल से हक मिला था अलग से वोटिंग का, वो भी नेहरू रिपोर्ट ने ख़त्म करा दिया, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के राइट्स को वायलेट किया, यानी कि मुसलमानों के राइट्स को इतना ध्यान में नहीं रखा, सिर्फ अपनी परवाह की, हिंदूज की परवाह की इन्होंने। फिर आता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस वुड हैव मोर पावर्स टू गवर्न देमसेल्व्स। इसका मतलब ये है कि प्रोविंसेस के अंदर भी जो गवर्नमेंट बनाई जाए उनकी पावर थोड़ी बढ़ा दी जाए ताकि वो खुद को खुद ही संभाल सकें। ये चीज़ भी नेहरू रिपोर्ट में बताएगी। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स, सजेस्ट बेसिक राइट्स फॉर इंडियंस लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन। यहाँ पे बताया गया है कि सारे इंडियंस को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, यानी कि वो आज़ादी से बोल सकें, और उनके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, यानी कि वो आज़ादी से अपने मज़हब पे, अपने रिलीजन पे चल सकें। ये चीज़ जो है नेहरू रिपोर्ट में बताएगी। अब यहाँ तक ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपके सामने पढ़े, ये 4 मेन पॉइंट्स थे जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर लिखे गए थे। अब यहाँ पे आपने ना कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स को भी ऐड करके मुस्लिम के रिएक्शन की हेडिंग भी देनी है, ठीक है। आपने यहाँ लिखना है मुस्लिम रिएक्शन है दी जिनास 14 पॉइंट्स। ये 1929 में हुआ, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी 1928 में। इसके 1 साल बाद ही कायद-ए-आज़म ने जिना के 14 पॉइंट्स, यानी कि कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स बना दिए गए। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये क्यों बनाया गया। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, ख़ास तौर पे उनके जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था, सेपरेट वोटिंग सिस्टम था, वो सब ख़त्म कराने की नेहरू रिपोर्ट ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह मुसलमानों के राइट्स गायब हो जाएं, सिर्फ हिंदूज़ के राइट्स रहें और ये लोग अलग से वोट भी ना दे सकें। लेकिन जब कायद-ए-आज़म ने देखा कि मुसलमानों के राइट्स इस तरह से गायब किए जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, फ़ौरन से अपने भी एक रिपोर्ट तैयार कर दी
वो उस रिपोर्ट का नाम रख दिया कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स। यानी कि कायद-ए-आज़म ने भी अपनी साइड से भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक प्रपोज़ल भेज दी। यानी कि एक प्रपोज़ल किसने भेजा? नेहरू ने भेजा। दूसरा प्रपोज़ल किसने भेजा? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भेजा। और कायद-ए-आज़म ने जो ये रिपोर्ट भेजी, इसमें ज़्यादा राइट्स मुसलमानों के थे, ठीक है। हिंदूज़ के तो ऑफ कोर्स थे ही थे, लेकिन मुसलमानों के राइट्स भी इस 14 पॉइंट्स में डाले गए। ठीक है, मैंने थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दे दिया, वही पॉइंट्स यहाँ पे आपने लिखने हैं कि रिजेक्शन बाय दी मुस्लिम्स, कि मुसलमानों ने कम्प्लीटली नेहरू रिपोर्ट को 100% रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट ने इग्नोर कर दिया मुसलमानों का पॉलिटिकल राइट्स। यानी कि पॉलिटिक्स में जो मुसलमानों की जो मेन राइट्स थे कि वो वोट दे सकते थे, अलग से इनका एक वोटिंग सिस्टम था जिस पे वो आवाज़ अपनी खड़ी कर सकते थे, वो आवाज़ बंद करने की कोशिश की नेहरू रिपोर्ट ने, जिस वजह से मुसलमानों ने इसको पसंद नहीं किया। फिर कायद-ए-आज़म की 14 पॉइंट्स में हमें बताना है कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड दी 14 पॉइंट्स इन 1929। हमने बताना है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन 14 पॉइंट्स को 1929 में इजाद किया। यानी कि इस रिपोर्ट को, यानी कि 14 पॉइंट्स को लिखा और फिर ये 14 पॉइंट्स भी आगे बनवाने के लिए भेज दिया जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। यानी कि एक तो वो नेहरू रिपोर्ट भी उसी जगह पे सेंड की गई थी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, और उसी जगह पे ही कायद-ए-आज़म ने भी अपनी भी 14 पॉइंट्स की रिपोर्ट भेज दी ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बने उसमें मुसलमानों के राइट्स भी मेंटेन रहें। अब कायद-ए-आज़म के ऑफकोर्स 14 पॉइंट्स थे, बट उन 14 पॉइंट्स में से मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए। आप चाहें तो पेपर में अटैम्प्ट करते वक्त 14 के 14 पॉइंट्स भी दे सकते हैं। देखें, जितना डिटेल्ड आंसर होएगा, जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेटिव आंसर देंगे, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए आंसर जितना ज़्यादा लंबा और डिटेल्ड हो उतना बेहतर है। मैंने थोड़ा लिखा है अपने आसानी के लिए, लेकिन आपको मैं साथ साथ मेथड्स बताती जाती हूँ कि आप लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सी दिया करें। अब यहाँ पे देखिए कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट का अगर जिक्र है तो आप चाहें तो 14 पॉइंट जितने भी हैं वो सारे के सारे दे दें, उससे मार्क्स अच्छे आएंगे। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए, तो पहला पॉइंट आता है सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जिसके लिए मुसलमान सबसे ज़्यादा डरते थे उसको सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन की ऑप्शन हमेशा मिलेगी। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि कायद-ए-आज़म कहते थे कि मुसलमानों का जो कल्चर है, रिलीजन है और एजुकेशन है वो हमेशा सेफ़ रहेगी। कोई भी हिंदू और कोई भी अंग्रेज़ मुसलमानों की तालीम को और मज़हब को और कल्चर को ख़राब और तकलीफ़ नहीं दे सकता। फिर आता है स्पेशल सेफ गार्ड इन सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, और कायद-ए-आज़म ने अपनी 14 पॉइंट्स में ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, यानी कि दो जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, इनमें मुसलमानों को सेफ्टी मिलेगी। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं मैंने दे दिए, 14 पॉइंट्स में से 3 डाल दिए यहाँ पे। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द 14 पॉइंट। आपने इंपॉर्टेंस में बताना है कि बिकेम द बेसिस ऑफ द मुस्लिम लीग्स पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, और ये जो कायद-ए-आज़म ने जो 14 पॉइंट रिप्रेजेंट किए, ये बेसिकली मुस्लिम लीग की तरफ से एक बड़ा अच्छा जवाब था। अब मैं आपको बता दूं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर थे, ठीक है। वो जो मुस्लिम लीग की पार्टी थी ना, उसके ये लीडर थे। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो 14 पॉइंट्स है ये बेसिकली बहुत ही अच्छा जवाब है हिंदूज़ के नेहरू रिपोर्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट समझ लें हिंदू की साइड से आया है, जिसकी साइड सारी हिंदूज़ ले रहे हैं, और मुस्लिम लीग ने जो ये 14 पॉइंट्स ईजाद किया, ये उस नेहरू रिपोर्ट को एहसास दिला रहा है कि मुसलमानों के हक़ में भी कोई इंसान मौजूद है जो मुसलमानों के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। इसलिए हिंदूज़ ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग के इस 14 पॉइंट से खुश तो नहीं हुए, लेकिन इन 14 पॉइंट्स की वजह से ये फ़ायदा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उसमें नेहरू रिपोर्ट को भी डाला गया और कायद-ए-आज़म की 14 पॉइंट्स को भी डाले गए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी अभी आगे आपको अगले चैप्टर्स में आएगा। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। फिर आपने नेहरू रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस देनी है कि आपने बताना है कि नेहरू रिपोर्ट एक पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एफर्ट की। यानी कि इस नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया कि इंडिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोजल भेजा, ठीक है। यानी कि पहला प्रपोजल किससे भेजा गया, किसने भेजा? नेहरू रिपोर्ट गई थी, नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले डिपार्टमेंट को भेजी, इसलिए ये पहला है। कायद-ए-आज़म का 14 पॉइंट्स बेसिकली नेहरू की हरकत की वजह से कायद-ए-आज़म ने भेजा। अगर नेहरू रिपोर्ट के अंदर मुसलमानों के राइट्स प्रोटेक्ट होते तो हरगिज़ कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स भी ना आते, लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने ऑब्वियसली हिंदूज़ की ज़्यादा साइड ली और मुसलमानों को इग्नोर करा, उनके बहुत ही बेसिक राइट्स ख़राब कर दिए, ख़त्म कर दिए, गायब कर दिए। इसी वजह से उसी की जवाब के लिए कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स को ईजाद करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के इदारे में भी भेज दिया उन 14 पॉइंट्स को, जहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को भी भेजा गया था। तो यहाँ पे मैंने दोबारा बात दोहरा दी, एक दफ़ा दोबारा ऐसे दोहरा देती हूँ ताकि पक्का हो जाए आप लोगों को।
तो हमने बता दिया कि नेहरू रिपोर्ट एक पहला प्रपोजल था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भेजा गया था, ठीक है। इसमें हमने बताना है श्योर द इंडियंस वर कैपेबल ऑफ ड्राफ्टिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिश लोगों को इस चीज़ का एहसास दिला दिया कि जो इंडियंस हैं, जैसे कि जिसमें हिंदूज और मुसलमान सारे शामिल हैं, ऑफ कोर्स इंडिया में सिर्फ हिंदू तो नहीं है, मुसलमान भी रहते थे, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इंडियंस, चाहे वो मुसलमानों के हिंदूज हों, वो इस काबिल हैं कि वो अपने मुल्क के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। ड्राफ्ट मीन्स बना सकें, ठीक है। highlighted the Hindu-Muslim differences, ignored Muslim demands which increased the Muslim political awareness। उस नेहरू रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस हमने ये बतानी है कि इस नेहरू रिपोर्ट ने बड़ी शिद्दत से हिंदू और मुसलमानों के डिफरेंस को जाहिर किया, यानी कि पहले जहाँ पे हिंदूज और मुसलमान एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करने की बेतहाशा कोशिश करते हैं, वहीं पे इस नेहरू रिपोर्ट ने एहसास दिला दिया था मुसलमानों को कि उनके हक में हिंदूज कभी भी साथ नहीं देंगे, उनका साथ हमेशा हिंदूज छोड़ दिया करेंगे। ये चीज़ इस नेहरू रिपोर्ट ने भी दिखा दी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया, मुसलमानों के मेन राइट्स ही गायब कर दिए, ठीक है। फिर आता है बेसिस फॉर द मुस्लिम पॉलिटिकल सेफगार्ड, और इस नेहरू रिपोर्ट की हरकत की वजह से मुसलमानों को तो ऑफकोर्स नुकसान पहुंचा, तो मुसलमानों को सेफ रखने के लिए क्या किया गया कि जिन्ना के 14 पॉइंट्स बनाए गए, और इन्हीं जिन्ना की 14 पॉइंट यानी कि कायद आज़म के जो 14 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 14 पॉइंट्स की वजह से मुसलमानों को दोबारा से सिक्योरिटी मिल गई, यानी कि दोबारा से मुसलमान पॉलिटिक्स में इंडिपेंडेंटली आ सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों की सीटों को ही गायब करने की कोशिश कर दी, पॉलिटिकल सिस्टम उसका ख़राब करने की कोशिश करी कि मुसलमानों को अलग से वोटिंग सिस्टम, जब ज़ाहिर बात है गायब होएगा तो मुसलमान अलग से जो है अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में। लेकिन कायद आज़म की 14 पॉइंट्स की वजह से मुसलमान दोबारा से खुश हो गए कि उनके हक़ में भी कोई बात करे। कंक्लूजन आ गया, यहाँ तक ही था इस वीडियो में। अगली वीडियो में कायद आज़म के 14 पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं।